सोचो, एक ऐसी जगह है जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक बर्फ के अलावा कुछ भी ना हो, न कोई पेड़ पौधा, न जानवर, बस बर्फ ही बर्फ और उनसे टकराकर बहती वो सर्द हवाएं जो तुम्हारी सांसें और जिस्म को जमाने की ताकत रखती हैं। जहाँ हर कदम पर मौत 72 दिन तक साए की तरह साथ हो और जहाँ से जिंदा बचकर निकलना एक सपना सा हो। 13 अक्टूबर 1972 को 45 लोग एक विमान में सवार थे, हंसते गाते मस्ती करते, लेकिन पलक झपकते ही उनका विमान दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों एंडीज में जा गिरा। फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें वो हर सीमा तोड़नी पड़ी जिसकी कल्पना तक करना हमारे लिए संभव नहीं। ये कहानी है सर्वाइवल की, हिम्मत की, दोस्ती की। एक ऐसी कहानी जो हार और जीत दोनों की ही है, पर फैसला हमें करना है कि ये हार है या जीत। दक्षिण अमेरिका की रगों में फैली एंडीज 7000 किलोमीटर लंबी, दुनिया की सबसे विशाल और हिमालय के बाद सबसे ऊंची माउंटेन रेंज। 13 अक्टूबर 1972 की उरुग्वे की रग्बी टीम, उनके कुछ एक फैमिली मेंबर्स और समर्थक, कुल 45 लोग उरुग्वेयन एयरफोर्स के छोटे विमान फेयरचाइल्ड FH-227D में सवार हुए। मंजिल थी सैंटियागो, चिली। हंसते एंजॉय करते वो सब एक फ्रेंडशिप मैच के लिए सैंटियागो की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एंडीज की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते ही मौसम एकदम से बदल गया। बर्फीले तूफान, तेज हवाएं और धुंध की मोटी चादर आसमान तक फैल गई। और फिर एक मामूली नेविगेशन गलती ने सब कुछ बदल दिया। पायलट्स ने समझा कि वो पहाड़ों को पार कर चुके हैं और उन्होंने विमान को नीचे उतारना शुरू किया, लेकिन तभी एक जोरदार टक्कर के साथ विमान पहाड़ी से टकराया। दाएं विंग के बाद बायां विंग और टेल सेक्शन टूटकर हवा में बिखर गया। फ्यूजलेज जिसमें यात्री बैठे थे 700 मीटर तक ग्लेशियर पर स्पीड से फिसलता रहा और फिर बर्फीले ढलान पर आकर थम गया। इस भयानक टक्कर में 12 लोग मौके पर ही मारे गए। कॉकपिट चकनाचूर हो चुका था। पायलट फेराडॉस की मौत वहीं हो गई और को पायलट लेगुरारा गंभीर रूप से घायल होकर जल्द ही चल बसे। बचे 33 लोगों ने टूटे हुए फ्यूजलेज को अपना आश्रय बनाया। बाहर -30 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड थी और ऊपर से ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी। लेकिन इन सबके बीच शुरू हुई एक ऐसी जंग जो इंसानी जज्बे की हदों को परखने वाली थी। स्टार्टिंग में तो बचे लोगों को उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम जल्दी उन्हें ढूंढ लेगी और उनके एरोप्लेन आए भी। दूर आसमान में एरोप्लेन की आवाज सुनते ही वो सब फ्यूजलेज से बाहर आकर टूटे शीशे से सिग्नल देने की कोशिश करते और शोर मचाते। कुछ ने तो बर्फ पर बड़े बड़े अक्षर जैसे SOS बनाने की भी कोशिश की, लेकिन सफेद बर्फ ने विमान के मलबे को एक तरह से छिपा दिया और एरोप्लेन के शोर ने उनकी आवाज को। मलबे में उन्हें एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला जिससे उन्हें पता चला कि उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली की एयर फोर्सेस के 11 एयरक्राफ्ट उनकी तलाश कर रहे हैं। इससे तो ये 100% श्योर थे कि ये सब यहाँ जल्द से जल्द निकाल लिए जाएंगे। लेकिन 12 अक्टूबर यानी कि हादसे के 8वें दिन रेडियो पर खबर आई कि ये सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। ये खबर उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी। अब उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनकी हिम्मत पर निर्भर थी। फ्यूजलेज को शेल्टर बनाकर बचे लोगों ने टूटी सीटों को बिछाया, बाहर की ठंड और हवा रोकने के लिए खिड़कियों पर कपड़े और प्लास्टिक के पर्दे लगाए और बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया। उन बचे हुए यात्रियों में 2 मेडिकल स्टूडेंट्स रॉबर्टो कनेसा और गुस्तावो जेर्बिनो भी थे, जिन्होंने घायलों की देखभाल का जिम्मा उठाया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो भोजन की कमी था। उनके पास जो भी खाने का सामान था, जिसमें बिस्किट्स, चॉकलेट्स और वाइन्स की बोतल्स थीं, वो भी कुछ दिनों में ही खत्म हो गई थीं। अत्यधिक ठंड और दिनों तक खाना न मिलने की वजह से वहाँ मौत पक्की थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। इसलिए अब उन जिंदा लोगों के पास बस खाने का एक ही ऑप्शन बचता था और वो था उन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बॉडी जो अब जिंदा नहीं थे। एक तरफ तो जिंदा लोगों का शरीर था जो भूख और ठंड से लड़ रहा था और दूसरी तरफ उनकी मोरल और रिलीजियस वैल्यू। इसके साथ ही साथ खुद को और सबको मेंटली प्रिपेयर करना भी बहुत कठिन था। वहाँ मोस्टली सब कैथोलिक थे और उनके लिए ये स्टेप इजी नहीं था। इस विषय पर कई रातों चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसे पाप बताया, जबकि नंदो पेराल्डो और रॉबर्टो कैनेसा जैसे कुछ लोगों ने इसे जिंदा रहने का एकमात्र तरीका माना। कुछ ने इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा, यह मानते हुए कि उनके मृत साथी चाहते होंगे कि उनके शरीर का यूज करके बाकी लोग जिंदा बच जाएं। ये सब करते करते 10 दिन बीत गए और सबका शरीर भी अब जवाब देने लगा था। तब इस बात पर सबको राजी होना ही पड़ा। मृतकों के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। पकाने का कोई साधन था नहीं, इसलिए इसे कच्चा या फिर धूप में थोड़ा सा मुलायम करके ही खाना पड़ता था। ये सब सबकी नजरों से बचाकर और बिना किसी का नाम लिए किया जाता और यह सुनिश्चित किया जाता कि कोई भी अपने करीबी रिलेटिव्स का मांस ना खाए। जिंदा रहने के लिए किया गया ये काम बहुत ही डिस्टर्बिंग था। कुछ लोगों ने बाद में बताया कि वे कई रातों तक रोते रहे। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे ऐसा भी कर रहे हैं, लेकिन इसी वजह से वो इतनी हार्ड सिचुएशन में भी 72 दिन तक सरवाइव कर सके। 29 अक्टूबर की रात एक नई मुसीबत लेकर आई। एक भयंकर एवोलांच ने फ्यूजलेज को पूरी तरह से दबा दिया। बचे लोग कई घंटों तक बर्फ में दबे रहे और बहुत ही मुश्किल से खुदाई करके बाहर निकले। इस हादसे में 8 लोग और मारे गए, जिससे उनकी संख्या घटकर 25 रह गई। अगले कुछ एक हफ्तों में ठंड, भूख और चोटों से 9 और मौतें हुई, जिससे अंत में केवल 16 लोग बचे। सब लोगों ने वहाँ के हालात में खुद को ढालकर काम बांट लिया। कोई बर्फ पिघलाकर पानी बनाता तो कुछ लोग मृत लोगों से खाना तैयार
करते, कुछ लोग घायलों की देखभाल करते और कुछ लोग आगे क्या प्लान करते। रात में ठंड से बचने के लिए वो एक दूसरे से सटकर सोते और सीटों के कपड़ों से बनाए हुए कंबल का इस्तेमाल करते। टूटे सामान से टूल्स बनाए गए जो बर्फ और बॉडीज को काटने के काम आते। हर दिन का एक ही मकसद था, अगली सुबह तक जिंदा रहना। शुरुआती हफ्तों में 2-3 लोग ग्रुप बनाकर ग्लेशियर से बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन बर्फीले तूफान, गहरी बर्फ और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से होने वाली कमजोरी ने उन्हें रोक दिया। हर बार फेल होने के बाद वे फ्यूजलेस लौटते और फिर से नई प्लानिंग स्टार्ट कर देते। अंत में उन्होंने फैसला किया कि किसी न किसी को तो यहाँ से निकलकर मदद लानी ही होगी, क्योंकि अब इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। 12 दिसंबर को नंदो पेराल्डो और रॉबर्टो कैनेसा ने बाकी लोगों को फ्यूजलेस में छोड़ा और कुछ कपड़े, बर्फ पर चलने के लिए जूते और खाने के लिए मांस लेकर मदद की उम्मीद में निकल पड़े। हर कदम, हर मिनट एक चुनौती थी। घुटनों से गहरी बर्फ, तेज हवाएं और ऑक्सीजन की कमी। वे कई बार फिसले, गिरे, लेकिन फिर उठे। 10 दिन तक लगातार चलने के बाद 20 दिसंबर को वे एक चिली के चरवाहे से मिले। उसने उनकी स्थिति समझी और ऊपर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया। 22 दिसंबर को चिली एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे। 23 दिसंबर 1972 को बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस 72 दिन की जंग में 45 में से 29 लोग मारे गए। बचे 16 लोगों ने असाधारण साहस, संगठन और जीवटता दिखाई। कैनिबलिज्म का निर्णय हालांकि विवादास्पद था, लेकिन यही उनकी जिंदगी का आधार बना। उनकी ये कहानी आज भी मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है, जो मानव इच्छा शक्ति और एकजुटता की मिसाल है।